गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th में हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। ठीक है ना भाई। तो संख्या पद्धति में जैसे सबसे पहले अपन जब स्कूल गए, जब अपन जानते भी नहीं थे ये गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उस समय अपन गए, छोटी क्लास थी बहुत, केवल ये जानते थे कि ये चौखाने की कॉपी है, ये 1 लाइन की है, ये 4 लाइन की है। तो उस समय चौखाने की कॉपी में जो हमको दिया गया था 1, 2, 3, जिनको हम गिनती बोलते थे, तो क्लास 9th में आज वापस उनको अपन पढ़ते हैं और उस ग्रुप को, गिनतियों के ग्रुप को अपन ने नाम दे दिया प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। यदि सभी गिनतियों को मैं एक मजले कोष्ठक में लिख दूं 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक, गिनतियां कहां पे खत्म होती हैं? अनंत पे खत्म होती हैं। जैसे मान लो तुमने कह दिया साहब करोड़, तो करोड़ के बाद मैं उसमें एक और जोड़ दूंगा, एक और संख्या आ जाएगी। 10 करोड़ तो 10 करोड़ एक हो गई। अरब तो 10 अरब एक अरब एक हो गई। 10 अरब तो 10 अरब एक। यानी संख्याओं की जो लास्ट गिनती है वो हमें नहीं पता, अनंत तक होती है। शुरुआत का पता है कि सबसे छोटा जो संख्या होती है गिनती वाली वो 1 होती है, जिनको अपन प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। मजले कोष्ठक में लिखने पर ये एक समुच्चय बन गया बेटा, सेट जिसे बोलते हैं। क्या? सेट, समुच्चय। इस समुच्चय का नाम है, एन से व्यक्त करते हैं प्राकृत संख्याएं। इसमें जो लिखी गई संख्याएं, इनको समुच्चय के अवयव बोला जाता है और समुच्चय में प्रत्येक अवयव को कॉमा के द्वारा पृथक पृथक लिखा जाता है। ठीक है ना भाई। ये आज अपन 9th क्लास में संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में इसको सिस्टमेटिक कर रहे हैं कि गिनती वाली संख्याएं, सभी गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या याद नहीं है, मतलब नहीं बताई जा सकती। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बताई जा सकती, सुपरिभाषित नहीं है, तो उसको अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है ना भाई। फिर जब थोड़े से बड़े हुए, जोड़ना घटाना सीखा, तो पता लगा कि 2 में से 2 जाने पे 0 बचता है, 1 में से 1 जाने पे 0 बचता है। तो यदि उस 0 को भी इसमें अपन लिख दें तो उसको फिर अपन पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। तो 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ठीक है ना। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये भी अपरिभाषित है। केवल प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में काय का अंतर है बेटा? 0 का। प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं है, जबकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है। कारण गिनतियां पहले 1 से स्टार्ट थी, 0 की खोज बाद में हुई। जब 0 की खोज हो गई तो हमने उसको 0 को भी शामिल कर दिया और बोल दिया अब ये संख्याएं पूर्ण हो गई। ठीक है ना भाई। फिर उसके बाद अपन ने इसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सीखे। इनको गणित में गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? गणितीय संक्रियाएं। तो गणित में केवल 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो हमने सबसे पहले प्राकृत एवं पूर्ण संख्याओं का ज्ञान किया और उनकी गणितीय संक्रियाओं के बारे में ज्ञान किया। फिर जब इनके प्रयोग, गणितीय संक्रियाओं के प्रयोगों के द्वारा हमने लाभ हानि पढ़ा, तब पता लगा कि बाजार में जो दुकानदार हैं वो जरूरी नहीं कि हर सामान पे ही लाभ आए। कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जिन पे उनको हानि उठानी पड़ती है, तो हानि को वो माइनस से लिखना चालू किया उन्होंने कि ये तो हमारा जेब से जा रहा है, तो माइनस 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 घटाना का काम। तो जब ऐसी संख्याएं जिसमें जोड़ना भी है, घटाना भी है, मतलब प्लस और माइनस दोनों तरीके की संख्याएं
तो उनको फिर अपन ने एक नया समुच्चय बना दिया और बोल दिया पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को z से नोट करते हैं और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। न तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का पता, न सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या का पता, केवल ये है कि जैसे जैसे अपन बाएं से दाईं ओर चलेंगे संख्याएं बढ़ती जाती है। -3 छोटा है, -2 बड़ा है, -2 छोटा है, -1 बड़ा है। कहने का मतलब 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, जबकि सभी धनात्मक पूर्णांकों से 0 छोटा होता है। फिर अपन ने क्या किया, ये जो पूर्णांक वाला समुच्चय है ये काफी बड़ा हो गया, तो अपन ने इसके छोटे छोटे 4 समुच्चय बनाए, छोटे छोटे। पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो बेटा धनात्मक पूर्णांक को अपन z+ से नोट किया और 1, 2, 3 डैश डैश डैश। यहां ध्यान दें 0 को धनात्मक पूर्णांक में शामिल नहीं किया गया। धनात्मक पूर्णांक 1 से प्रारंभ होते हैं, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है। फिर दूसरा अपन ने ग्रुप बना दिया ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको अपन ने z- से नोट किया, -1, -2, -3 डैश डैश डैश। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है, छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं है। ठीक है ना भाई, ध्यान दें इसमें भी 0 नहीं है, न तो धनात्मक पूर्णांक में है 0, न ऋणात्मक पूर्णांक में है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, 0 न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 जो होता है वो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना भाई। फिर अपन ने देखो, अब धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। मैंने कहा था इसको अपन ने 4 छोटे ग्रुपों में बांटा। तो तीसरे ग्रुप का नाम है अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना भाई। इसमें 0, -1, -2, -3 यानी जो पूर्णांक धनात्मक नहीं है वो सभी, जो पूर्णांक धनात्मक नहीं है वो सभी अधनात्मक पूर्णांक में आ गए। तो यहां पे ध्यान दें 0 धनात्मक पूर्णांक में नहीं था, तो इसीलिए 0 भी आ गया। और ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक थे, मतलब धनात्मक पूर्णांक नहीं थे, तो ये भी इसमें शामिल कर लिए। इस तरीके से अधनात्मक पूर्णांकों में 0, -1, -2, -3 ये आ जाएंगे। चौथा जो ग्रुप बनाया वो है अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। इसमें आएंगे 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, यानी जो भी पूर्णांक ऋणात्मक नहीं है वो अऋणात्मक में आ जाएंगे। तो ये ऋणात्मक नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ 0 ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो 0 भी अऋणात्मक में आ गया। इस तरीके से पूर्णांक संख्याएं जो थी उसको अपन ने 4 छोटे छोटे समुच्चय में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना भाई। फिर पूर्णांक संख्याओं के बाद आती हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको क्यू से नोट करते हैं। इनके बारे में हालांकि आप 8th क्लास में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन 9th में भी अपने में नंबर सिस्टम में परमेय और अपरमेय संख्या ही ज्यादा है। बाकी का तो केवल ये नंबर सिस्टम ही है कि ये संख्याएं ये कहलाती हैं, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना भाई। और ये संख्याएं होती हैं P बटे Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P एवं Q पूर्णांक है। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q कैसे होने चाहिए भाई, पूर्णांक होने चाहिए। इसमें हम मोस्टली एग्जाम्पल, ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, ये तो आती ही आती हैं, साथ में सभी दशमलव वाली संख्याएं, शांत दशमलव जिसे बोलते हैं, शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तथा जितनी भी फ्रैक्शन वाली संख्याएं होती हैं, एग्जाम्पल 1 बटे 2, 2 बटे -3, -3 बटे 4, 1.5, 1.23, 2, 3 इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं भाई, परिमेय। जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं जहां पे ए P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जैसे हम जानते हैं पाई बराबर 22/7 होता है, तो 22/7 जो है वो तो परिमेय संख्या है, परंतु पाई अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। पहले ये नंबर सिस्टम पूरा कर लें। तो परिमेय संख्याओं के बाद अगला जो सिस्टम आता है अपना, वो है अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं, इसको अपन Q के ऊपर C लगा के नोट करते हैं। होती क्या है, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, वे सभी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, 2 की घात 1/3 या 3 की घात 1/4 जिनकी पूरी घातें नहीं ज्ञात की जा सकती, उनको अपन अपरिमेय संख्याओं में कहते हैं। तथा अशांत अनावर्ती दशमलव, अब ये अशांत अनावर्ती दशमलव कैसे होते हैं, 1.01, 0001, 0001 या 2.12, 112, 112 इस तरीके के जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो सभी अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं, या जिनका पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जाता, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना भाई। इसके बाद सिस्टम में जो आता है, नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में, वो आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको अपन कैपिटल R से नोट करते हैं। कैसे भाई, कैपिटल R से। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं
को वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता हो, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में ये अब तक अपनी जितने भी संख्याएं पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को अपन वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना भाई। वास्तविक संख्याओं के बाद एक और संख्या पद्धति में आता है, वो होता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं में इसको सी से नोट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना भाई। ये होती है x प्लस आयोटा वाई, जहां x व y वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब आप ये कहोगे ये क्या है? ये आयोटा है, जो एक काल्पनिक संख्या है। आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट में माइनस का एक। अंडर रूट माइनस एक को अपन आयोटा से व्यक्त करते हैं। आपने 8th क्लास में एक आइलर का फॉर्मूला पढ़ा था ना भाई, a प्लस बी बराबर ई प्लस 2। तो उसी आइलर गणितज्ञ ने ये सुझाव दिया था कि अंडर रूट में जितनी भी माइनस वाली संख्याएं हैं, तो क्यों ना अपन एक ये सिंबल दिया था उसने, जिसको उसके नाम पर बाद में आयोटा बोला गया, इससे व्यक्त किया जाए। तो अंडर रूट माइनस एक को अपन आयोटा से व्यक्त करते हैं। तो ये x वास्तविक है और ये y भी वास्तविक है, लेकिन इसमें आयोटा लगने के कारण ये काल्पनिक भाग हो गया और ये वास्तविक भाग हो गया। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों का मिक्सचर जो हुआ, उसको अपन सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो सम्मिश्र संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, वो कैटेगराइज्ड होता है। उसको अपन ने व्यवस्थित किया कि ये संख्या प्राकृतिक है, ये पूर्ण है, ये पूर्णांक है, ये वास्तविक है और ये सम्मिश्र संख्या है। अगर मैं इन सबको संख्याओं के आधार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करूं, तो सबसे छोटा जो समुच्चय होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का होता है n। फिर उससे जो बड़ा समुच्चय होता है वो होता है w, उससे बड़ा जो होता है वो z होता है, और इससे बड़ा जो होता है वो q तथा qc होता है, और इनसे बड़ा r होता है और r से बड़ा c होता है। यानी समुच्चय संख्याओं का सबसे छोटा समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का होता है, जिसको n से नोट करते हैं। संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय c होता है, जिसे सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। इस तरीके से हमारा ये नंबर सिस्टम पूरा हुआ। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? हमारे सिलेबस में केवल वास्तविक संख्याओं तक ही है। ये सम्मिश्र संख्याएं अपन क्लास 11th में पढ़ते हैं। 9th और 10th तक केवल ये वास्तविक संख्याएं ही चलती हैं। वास्तविक संख्याओं में भी मोस्टली हमारे 9th और 10th दोनों ही क्लासों में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। कारण है 8th क्लास तक हम पूर्णांक संख्याओं की सभी संक्रियाओं के बारे में जान चुके हैं, सभी प्रकार के सवाल कर चुके हैं, जबकि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमारी स्टार्ट ही हुई थी 8th क्लास में। तो 9th और 10th में अभी अपन उनकी ही प्रैक्टिस करेंगे कि क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं, इनको हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, कैसे पता लगाते हैं,
कैसे इनको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, कैसे हम इनको जोड़ते, घटाते, गुणा करते और भाग करते हैं। साथ ही साथ दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं या अपरमेय संख्याएं अपन लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो किस प्रकार से, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना भाई? आगे देखें। जब तक आप ये आज जो वीडियो अपन ने बनाया है नंबर सिस्टम का, इसको देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम संख्याओं का प्रदर्शन, संख्या रेखा, ये पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? आज आपको क्या काम करना है बेटा, जो वीडियो देखा, ठीक है ना भाई, उसमें आपको बोर्ड दिख रहा है, तो जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा था वो सारी चीजें आपको फेयर नोटबुक में नया रजिस्टर लेना, उसमें मेंटेन करना है। कारण ये लॉकडाउन, मान लो अभी स्कूल जुलाई की ऑफ आया है, 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे, हो सकता है आगे ये अगस्त भी आ जाए, तो हमारा ये जो 2 महीने में लॉस होगा पढ़ाई का, उसको अपन कवर कर सके। जब भी स्कूल खुलेंगे तो हम सोच रहे हैं कि जहां तक हो गया हमारा ऑनलाइन में, उससे आगे अपन पढ़ाएं, जो चैप्टर आपके रह गए हैं। बाकी का जब वो चैप्टर हो जाएंगे तो अपन इनको वापस से पढ़ाएंगे। लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो में से आपको फेयर कॉपी में लिखना है। हालांकि आपकी बुक में भी होगा, लेकिन बुक से इसमें अलग जरूर है। ठीक है ना भाई? तो मेरा कहने का मतलब ये है, बुक में से ना लिख के बोर्ड में से देख के लिखें, वीडियो को पॉज कर लें और फिर उसमें से देखें, और फिर जो वापस देखें, फिर आगे बढ़ें, फिर पॉज करके वापस लिखें, तो कंटिन्यू आप इसको लिख पाओगे। ठीक है ना भाई? जब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।